Hello and welcome to Incredible Abhishek. So, we are continuing with our polity lecture series, and in this video, we are going to study the topic of the Vice President of India. In the last class, we have studied about the President of India and we have seen उनसे related उनके election के methods, qualifications, the oath, conditions of the office, the vacancy in the office, various roles that the President of India performs, etc. etc. And today we are going to discuss the office of the Vice President. Vice President is the Vice President, the Honorable Vice President of this country occupies the second highest office in the country. Right? जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इस कंट्री में जो है उसको ऑक्यूपाई करते हैं. हमारे जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस है जिसमें हम जो हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं उनको रैंक वाइज रखते हैं 1 2 3, उसमें जो सेकंड नंबर की ऑफिस है उस पे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब हमें दिखाई देते हैं. द फर्स्ट वन पे ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट. तो पहली चीज कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाले चैप्टर को पढ़ने से पहले जो जाननी चाहिए वो ये है कि हमने ये जो कंसेप्ट है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का ये हमने यूएसए से लिया है. ठीक है, बट जो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस है वो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से कहीं ज्यादा पावरफुल है. ठीक है, इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो एक ना एक तरीके से उतना ज्यादा पावरफुल, उतना ज्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करने वाला ऑफिस नहीं है. लेकिन इसका कहीं से भी मतलब नहीं है कि द डिग्निटी ऑफ दिस ऑफिस, द अथॉरिटी ऑफ दिस ऑफिस किसी भी तरीके से कम होती है. ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब पढ़ेंगे, बहुत छोटी सी क्लास होगी ये, हम जल्दी से पढ़ लेंगे इसके बारे में क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं समझने को, बट साथ साथ जब हम ये पढ़ेंगे तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं से भी डिग्निटी ऑफ दिस ऑफिस इज नॉट लेस. ठीक है, तो इसी नोट पे हम शुरू करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सबसे पहली चीज आती है इलेक्शन की. ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये जाननी है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जैसे ही द वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. कल मैंने आपको इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब समझा दिया था लास्ट क्लास में. इनडायरेक्ट इलेक्शन हमारे यहाँ सिमिलर पैटर्न पे वाइस प्रेसिडेंट साहब का भी होता है. ठीक है, हमने जब कल एक तो पहली चीज आप एक जान लो, जब आप वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ना और फिर उसके बाद जब आप गवर्नर का चैप्टर पढ़ना आगे जब हम क्लासेस में आएंगी, इन तीनों चैप्टर को कंपैरेटिव तरीके से पढ़ना. जैसे अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा रहा हूं तो आप ना जो पिछले क्लास में हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा है उनसे आप रिलेट करते हुए, कंपेयर करते हुए पढ़ते चलना, तो वो बहुत आसान होगा याद करने में. ठीक है, और सिमिलरली जब हम गवर्नर करेंगे 2-3 क्लास के बाद तो उस समय भी आप इसी तरीके से एक बार कंपेयर करते हुए पढ़ना, क्योंकि गवर्नर का ऑफिस स्टेट में उसी तरीके का है जैसे प्रेसिडेंट का सेंटर में है ज्यादातर तरीकों पे. तो ये आप ध्यान रखना. तो इसीलिए अभी हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कंपेयर करते हुए हर जगह पढ़ते चलेंगे. ठीक है, तो जब हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करी कि वाइस प्रेसिडेंट साहब भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में जब हमने प्रेसिडेंट में देखा था तो हमने देखा था कि कौन है जो चूज करते हैं, कौन इलेक्ट करते हैं, कौन वोटर्स हैं. तो प्रेसिडेंट साहब में हमें क्या देखा था कि जितने भी इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज हैं स्टेट के वो लेते हैं. साथ ही साथ हमने देखा था कि दिल्ली प्लस पौंडीचेरी के भी इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज होते हैं, ये लोग वोट करते हैं. लेकिन जब हम वाइस प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन की बात करते हैं तो बात ध्यान रखना है इसमें कि वाइस प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट इन्वॉल्व्ड. पहली चीज तो ये देखनी है कि स्टेट की जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलएज हैं दिल्ली के, पौंडीचेरी के, किसी भी स्टेट के, वो नहीं इन्वॉल्व होते हैं. और दूसरी चीज जो समझनी है इन इलेक्शन में डिफरेंट है प्रेसिडेंट के मुकाबले, वो ये है
कि यहाँ पे हमने देखा था ना, प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स वोट कर रहे थे, सिर्फ इलेक्टेड एमएलएस करते थे, नॉमिनेटेड नहीं करते थे, नॉमिनेटेड नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे स्टेट के तो कोई नहीं करते, इलेक्टेड नॉमिनेटेड कुछ भी स्टेट के कोई नहीं करते, सिर्फ पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा के लोग वोट करते हैं, और उसमें से भी इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों ही करते हैं। ठीक है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों ही करते हैं, जबकि प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड करते थे। समझ गए? तो ये बात है। अब ऑफ कोर्स देखो, ये 2017 का डेटा है कि अराउंड 5000 वोटर्स थे प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में और ओनली 790 थे यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स पता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स के भी लोग इन्वॉल्व होंगे, एमएलए जितने हैं, दिल्ली पौंडीचेरी के भी एमएलए होंगे इलेक्टेड। लेकिन यहाँ पे तो स्टेट का कोई है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ 543 अपने लोकसभा में है और 200 समथिंग इन राज्यसभा। ठीक है, तो ये लोग होते हैं, ये एक डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं कर सकते हैं, यहाँ करेंगे बिल्कुल। वैल्यू ऑफ वोट क्या है, ये वैल्यू ऑफ वोट पे जाने की जरूरत नहीं है, कल मैंने बताया था ना, फॉर्मूला होता है एक उसका, तो वही बात है। अब एक बात हम और समझेंगे, जब हम बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, जब हम बात करते हैं, हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में एक चीज देखा था कि क्या कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है? तो फिर हमने देखा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए कम से कम आपको 50 लोग पहले प्रपोज करने चाहिए कि हाँ, ये मैं चाहता हूं कि ये बने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उस 50 लोगों ने जो प्रपोज किया और 50 लोग उसको सेकंड करें, उनका साथ दें। ठीक है, ये हमने ये नहीं भी अगर क्लास में किया था तो ये आप जान लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस कंपैरेटिव तरीके से मैं बता रहा हूँ। हो सकता है शायद हमने ये लास्ट क्लास में शायद हमने ये पॉइंट मिस कर दिया था, बट कोई बात नहीं, आपने पढ़ा होगा तो ये पढ़ ही लिया होगा कि 50 वोटर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 वोटर्स एज सेकेंडर्स होते हैं। इसमें कहने का मतलब कि इनका जो नॉमिनेशन पेपर होता है, जैसे कि नॉमिनेशन पेपर क्या होता है, मान लो आपका नाम है सत्यम, ठीक है, आपको मन कर गया कि मैं इस देश का प्रेसिडेंट बनूंगा, आप 35 सारी एलिजिबिलिटी, आप सारे क्वालिफिकेशंस पूरे करते हो। अब आपको क्या होगा ना कि आपका जो नॉमिनेशन पेपर होगा, जिसमें आप अपने आप को एज अ कैंडिडेट डिक्लेयर करोगे, उस नॉमिनेशन पेपर पे कि हाँ सत्यम जो है सो बनना चाहता है प्रेसिडेंट, उस नॉमिनेशन पेपर को 50 लोग जो है ना वो पहले सपोर्ट करने चाहिए, और उसके बाद फिर 50 लोग आपकी दावेदारी और सपोर्ट करने चाहिए। तो इसको बोलते हैं, पहले जो करते हैं उनको बोलते हैं प्रपोजर, दूसरे जो करते हैं, दोबारा जो करते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडर्स। लेकिन जब हम वाइस प्रेसिडेंट साहब की बात करते हैं तो यहां पे जो नंबर हो जाता है वो होता है कि 20 वोटर्स होंगे प्रपोजर और 20 वोटर होंगे सेकेंडर। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, तो ये है हमारे इलेक्शन से रिलेटेड बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो है क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं इनके बनने के। सब हमने क्वालिफिकेशंस प्रेसिडेंट साहब की भी देखी थी। पहला क्वालिफिकेशन तो सेम था, ये तो आप आज से लेकर के जब तक पॉलिटी पढ़ोगे और जिस भी चीज की क्वालिफिकेशन देखोगे ये तो आएगा ही कि सबसे पहले तो भाई वो इंडियन होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला क्वालिफिकेशन। दूसरा क्वालिफिकेशन भी 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लेने चाहिए। सिमिलरली हमने देखा था कि प्रेसिडेंट बनने के लिए भी 35 ईयर्स ऑफ एज ही चाहिए। ठीक है, तीसरी क्वालिफिकेशन इज, हमने प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में क्या देखा था कि वो एक लोकसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। कहां के? लोकसभा के। लेकिन जब हम वाइस प्रेसिडेंट साहब की एलिजिबिलिटी देख रहे हैं, क्वालिफिकेशंस देख रहे हैं, तो यहां पे है कि ये एक राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब कहां के? प्रेसिडेंट साहब होने चाहिए लोकसभा के एलिजिबल मेंबर बनने के लिए। लोकसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, वो चाहे तो बन सकते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट साहब कहां के? राज्यसभा के लिए एलिजिबल होने चाहिए, राज्यसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। और चौथा भी हर बार मिलेगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इनको नहीं रखना है जिससे कोई प्रॉफिट जनरेट हो। ठीक है, तो ये है क्वालिफिकेशंस वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब हम जल्दी से आ जाते हैं टर्म ऑफ ऑफिस पे, इस ऑफिस की क्या कंडीशंस हैं, क्या टर्म्स हैं। सबसे पहला टर्म क्या है? 5 साल के लिए ऑफिस मिलेगा। सबसे पहला चीज, प्रेसिडेंट साहब भी कितने दिन के लिए रहते हैं? 5 साल के लिए रहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट साहब भी कितने दिन के लिए रहते हैं? 5 साल के लिए रहते हैं। इसलिए आप जिस भी साल में देखना, जैसे कि
22 में इलेक्शन हुए थे। तो पहले प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन हुआ, ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी बनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर तुरंत उसके बाद जो है सो वाइस प्रेसिडेंट जी का इलेक्शन हुआ, जिसमें ऑनरेबल जयदीप धनखड़ जी बने, ठीक है, जो कि पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, वही है हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो टर्म कितने का है, 5 ईयर्स का है दोनों, तो एक ही साल इलेक्शन होता है मोस्टली, ठीक है। लेकिन ये टर्म 5 साल से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। कम ज्यादा कैसे हो सकता है, पहला कम होने का तरीका रिजाइन, कि अब ये 3rd ईयर में ही अगर इन्होंने रिजाइन कर दिया तो ये क्या करेंगे, अपना एक रेजिग्नेशन लेटर लिखेंगे, और वो रेजिग्नेशन लेटर किसको जाके दे देंगे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। ये अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे, तो इस वजह से टर्म ऑफ ऑफिस कम हो सकता है। दूसरा एक तरीका रिमूव्ड, देखो हमने कल जब रिमूवल की बात हम कर रहे थे तो हमने कौन सा वर्ड यूज किया था, इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट के लिए ना, लेकिन यहां इम्पीचमेंट नहीं, मैंने कल ही आपको बता दिया था कि इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं होता है प्रेसिडेंट के अलावा किसी के लिए भी। तो रिमूव भी हो सकते हैं, कैसे रिमूव होंगे, कल तो हमने प्रेसिडेंट साहब को रिमूव करने का एक पूरा तरीका देखा था, आपको भी लगा होगा कि भाई ये बहुत मुश्किल है प्रेसिडेंट साहब को रिमूव करना, लेकिन उनके कंपैरेटिवली वाइस प्रेसिडेंट साहब को रिमूव करना कंपैरेटिवली आसान है। ये भी आसान नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली आसान है प्रेसिडेंट से। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला जो ये होगा कि राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन आएगा। ध्यान रहे हमने जब कल बात करी थी तो हमने क्या बोला था कि दोनों हाउस में से किसी हाउस में भी रेजोल्यूशन आ सकता है, ठीक है। लेकिन हम यहां बोल रहे हैं कि अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट साहब को हटाना है तो एक जो वो रेजोल्यूशन, एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट होगा जिसपे ये सारी चीजें लिखी होंगी कि हाँ मुझे वाइस प्रेसिडेंट साहब को हमें हटाना है, ये रेजोल्यूशन ले करके आप ओनली राज्यसभा में जा सकते हैं, ठीक है। आप राज्यसभा में जाएंगे और राज्यसभा में जैसे ही आप जाएंगे उसके बाद जो है सो राज्यसभा आप ये वहां पे पास होगा। पास कैसे होगा, इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा। अब ये इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, तो देखो मान लो 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, इसमें से अभी प्रेजेंटली 5 वैकेंसीज हैं। वैकेंसी मतलब किसी एमपी ने रिजाइन कर दिया है, अनफॉर्चुनेटली किसी एमपी की डेथ हो गई है, तो क्या हम बोलेंगे कि 240 जो है ना वो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, इफेक्टिव स्ट्रेंथ, ठीक है। 245 तो टोटल स्ट्रेंथ है, 5 वैकेंसी है, अभी तक वो वैकेंसी है जिस समय ये रेजोल्यूशन आया, तो जो 240 इफेक्टिव स्ट्रेंथ है ना, इसकी मेजॉरिटी को हम बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। कहीं भी आपको बुक में लिखा हुआ हो ना कि मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, कहीं भी लिखा हो मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, तो समझ जाना कि ये इफेक्टिव मेजॉरिटी की बात हो रही है। ये लैंग्वेज यूज होता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, बहुत डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है कि क्या कैसे क्या होता है, हमें इतना ध्यान रखना है कि राज्यसभा में वो रेजोल्यूशन आएगा, राज्यसभा से वो रेजोल्यूशन इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होगा, पास जब हो गया इफेक्टिव मेजॉरिटी से तब वो जाएगा लोकसभा में, ठीक है। और लोकसभा में वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे मान के रखो कि लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं मान लो, ठीक है 543 मेंबर्स, चलो 543 मेंबर्स हैं लोकसभा में। आज मान लो जिस दिन ये रेजोल्यूशन आया उस दिन सिर्फ 200 मेंबर्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उस दिन, टोटल मेंबरशिप कितनी भी है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ जो प्रेजेंट ही है ना लोग, अगर इनकी भी मेजॉरिटी हो गई यानी 50% प्लस 1, यही होता है ना मेजॉरिटी, 50% प्लस 1, तो अगर जिस दिन मतलब जो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं उनमें भी अगर मेजॉरिटी आ गई तो ये पास माना जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी है कि मतलब आपको तो चाहिए भी नहीं कि सारे लोग हों, जैसे कि यहां पे चाहिए ना कि कम से कम ये 240 जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है ये 240 के 40 होने चाहिए, इसी की मेजॉरिटी हम काउंट करेंगे, समझ रहे हैं। मान लो 240 में से 140 ही आए हुए हैं,
140 आए हैं वो ठीक है, लेकिन हम तो काउंट करेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी, और इनकी इफेक्टिव मेजोरिटी होती है कितनी, 121, 240 की तो मेजोरिटी 121 हो रही है। तो 140 लोग प्रेजेंट हैं, और अगर राज्यसभा से ये बिल पास कराना है तो 140 में से 121 लोगों को हामी भरनी पड़ेगी, क्योंकि भाई हम जो स्ट्रेंथ मेजोरिटी का लेंगे ना, वो हम 240 का मेजोरिटी देखेंगे, 140 का नहीं। लेकिन यही लोकसभा में जो प्रेजेंट एंड वोटिंग जितने मेंबर हैं ना, ये 200, हम सिर्फ इसका मेजोरिटी देखेंगे। यानी कहने का मोटा मोटा मतलब क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब को अगर रिमूव करना है तो राज्यसभा में कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल प्रोसीजर है एज कंपेयर टू लोकसभा। राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी। वो रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में आ सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब बात करते हैं ऑफिस में वैकेंसी की, कि वैकेंसी कैसे आ सकती है ऑफिस में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट साहब के। सबसे पहली चीज तो टर्म एक्सपायर हो गया उनका। अरे 5 इयर्स का टर्म है, वो एक्सपायर हो गया, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही वो टर्म एक्सपायर हुआ, एक वैकेंसी आई, उसके बाद हमारे एक न्यू वाइस प्रेसिडेंट बन गए, सिंपल। दूसरा आता है रेजिग्नेशन से, वो रिजाइन कर दिए, किसको, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दे दिया उन्होंने। तीसरा आया रिमूवल, हमने देख लिया अभी रिमूवल कैसा है। फिर आया अनफॉर्चुनेट डेथ, और फिर आता है कि उनका इलेक्शन ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मिस्टर एक्स जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका जो इलेक्शन हुआ था वो ही वॉइड था, वो ही गलत था, तो इस वजह से इसको हटाया जाता है। तो इस तरह से भी वैकेंसी आ सकती है, सिंपल। अब हम एक चीज समझते हैं, अगर मान लो कि उनका जो टर्म एक्सपायर हो रहा है, अगर उसके वजह से वैकेंसी आती है तो क्या होगा। सबसे पहले तो अगर टर्म एक्सपायर होने वाला है तो इस टर्म को एक्सपायर होने से पहले ही इलेक्शन हो जाने चाहिए नए। यानी अगर मान लो जुलाई 2022 में टर्म एक्सपायर हो रहा था, तो जुलाई 2022 से पहले ही नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारा सबसे सिंपल हो गया। लेकिन मान लो इन सारे रीजन की वजह से अगर वैकेंसी आती है, तो पता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है, प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में क्या था कि अगर इन सारे रीजन की वजह से अगर वैकेंसी आती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, तो पहले तो वाइस प्रेसिडेंट साहब बन जाएंगे प्रेसिडेंट, और कितने दिन तक बने रहेंगे, 6 महीने तक, क्योंकि 6 मंथ्स में इलेक्शन कराने ही कराने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ये हमने प्रेसिडेंट में देखा था, लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है वाइस प्रेसिडेंट में। यहां क्या ट्विस्ट है, यहां दिया है कि अगर इन चारों रीजन की वजह से अगर मान लो वैकेंसी आती है तो इलेक्शंस कराने हैं, यहां तक दिया है। और उसके बाद कर दिया है गेम, क्या लिखा है, इलेक्शंस कराने पता है कब तक, एज सून एज पॉसिबल। आप जिसको कहते हैं ना एसएप, इलेक्शन कराना जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। यानी कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है कि कितने दिन में इलेक्शन करा लेना है वाइस प्रेसिडेंट का। कहने का मतलब कि अगर कुछ दिन के लिए अनफॉर्चुनेटली अगर देश में वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, उनके ऑफिस में कोई नहीं है, तो कोई ऐसी हमें जल्दबाजी नहीं है, जब भी एज सुन एज पॉसिबल जितना हो सके करा लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि इतने ही दिन में चाहिए हमें। तो ये है बात यहां पे समझने की, ठीक है। अब हम आएंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। यही है बस, इसके ज्यादा हमें कुछ नहीं देखना है इस पूरे वीडियो में, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये। तो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट के 2 फंक्शन हैं। सबसे पहला फंक्शन, ये ध्यान रखना है आपको कि जो हम हर चीज में राज्यसभा की बात कर रहे थे ना, कि इनका एलिजिबिलिटी भी था, जिसमें ये राज्यसभा के मेंबर होने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। फिर हमने देखा कि राज्यसभा में इनको रिमूव करना इफेक्टिव मेजोरिटी से चाहिए, यानी थोड़ा सा मुश्किल है। तो कुछ तो राज्यसभा से कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, दैट ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। पार्लियामेंट है ये हमारा, पार्लियामेंट में मान लो 2 हाउसेज हैं, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। यहां कुछ मेंबर्स हैं लोकसभा में 543, और यहां राज्यसभा में मेंबर्स हैं मान लो 245, ठीक। ये जो मेंबर्स हैं
ये 245 मेंबर्स, इन मेंबर्स का इस हाउस के एक चेयरपर्सन होते हैं। सिमिलरली ये जो लोकसभा है, इस हाउस के एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं जो इस हाउस को बोलते हैं। लोकसभा में उनको हम बोलते हैं स्पीकर। राज्यसभा में, और यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर भी होते हैं, ऑफ कोर्स एक ही इंसान हर दिन नहीं बैठ सकता ना, तो एक उनके डेप्यूटी भी होते हैं। सिमिलरली राज्यसभा जो है, उस राज्यसभा में जो चेयरपर्सन है वो कौन होते हैं? वो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, और इनके नीचे इनके डेप्यूटी कौन होते हैं? डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट नहीं, उनको हम बोलते हैं डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। उनको नॉर्मली हम चेयरपर्सन ही डेप्यूटी चेयरपर्सन बोलते हैं, लेकिन जो हमारे चेयरपर्सन हैं वो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं राज्यसभा के। ठीक है, कहने का मतलब एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में जो भी इंसान है वो चेयरपर्सन है। हम उस ऑफिस को चेयरपर्सन मानते हैं राज्यसभा का। इसका मतलब होता है एक्स ऑफिशियो। बाय द वर्च्यू ऑफ इलेक्शन कोई भी इंसान उस ऑफिस में आके बैठेगा तो वो चेयरपर्सन बन जाएगा राज्यसभा का। ठीक है, दूसरा फंक्शन जो है इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का, वो है कि जब भी, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब भी वैकेंसी, रेजिग्नेशन, रिमूवल यानी इंपीचमेंट और डेथ से आती है प्रेसिडेंट साहब के ऑफिस में, तो वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। उस टाइम पे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं तब तक के लिए जब तक नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, तो इनका दूसरा फंक्शन है ये। यहीं पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, फैक्ट। मैंने बोला ना यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट से इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का पावर थोड़ा सा कम है। वो इसलिए कम है कि मान लो यूएस में प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, रिमूव कर दिया गया, इंपीचमेंट हो गया या डेथ हो गई उनकी अनफॉर्चुनेटली, तो जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो अभी ऑनरेबल कमला हैरिस जी हैं, तो उन वाइस प्रेसिडेंट को भी हम एक्टिंग प्रेसिडेंट बना देते हैं। ठीक है, यहां तक तो सब सेम है। लेकिन इंडिया में हम जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाते हैं ना, ये सिर्फ 6 महीने तक के लिए बनाते हैं, जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट ना हो जाए। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को हम एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाते हैं तो वो रिमेनिंग ऑफ द टर्म तक के लिए बनती हैं। इसको समझो एक एग्जांपल से, ये ध्यान से समझना। मान लो कि जुलाई 2022 में इंडियन प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया। ठीक है, ये इंडिया का केस है। इंडियन प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया जुलाई 2022 में। ठीक है, अगले प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो होने वाला था मान लो 1 साल के बाद, यानी जुलाई 2023 में। ये नॉर्मल इलेक्शन था, यहां नॉर्मली होना था, लेकिन उससे 1 साल पहले इंडियन प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया। तो क्या होगा कि वाइस प्रेसिडेंट साहब तुरंत बन जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बन गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बने हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को नया इलेक्शन करा देना है प्रेसिडेंट का फॉर द रिमेनिंग ऑफ द टर्म। नहीं, नॉट फॉर द रिमेनिंग ऑफ द टर्म। समझो, वाइस प्रेसिडेंट साहब बन गए प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करा दिया, और मान लो नवंबर 2022 में एक न्यू प्रेसिडेंट इंडिया को मिल गया। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट साहब कितने दिन तक के लिए रहे? बस जुलाई से नवंबर, 4-5 महीने। लेकिन अगर यही यूएसए होता, ठीक है, और यही सेम जुलाई 2022 में वहां के प्रेसिडेंट साहब ने रिजाइन किया होता, और वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट बनते वहां पे, तो वो पता है कब तक प्रेसिडेंट रहते? जब तक इनका नॉर्मल टर्म है, यानी जुलाई 2023 तक। अब उस नॉर्मल टर्म में 1 दिन बचा हो, 1 साल बचा हो, या 4 साल ही बचा हो, क्यों ना, वाइस प्रेसिडेंट जब एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो उन प्रेसिडेंट साहब का जितना टर्म बचा हुआ था उस पूरे टर्म के लिए बनेंगे। ठीक है, समझ गए? और जो इंडियन प्रेसिडेंट जब रिजाइन करेंगे या रिमूव हो जाएंगे या अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाएगी, तो जो वाइस प्रेसिडेंट साहब बनेंगे वो इलेक्शन तक के लिए ही बनेंगे। और जब इलेक्शन में ये नए प्रेसिडेंट बन गए तो बस, ये नवंबर 2022 में बने, तो अब नवंबर 2022 से 5 साल तक इनका टर्म चलेगा। अब इस डेट को हम भूल जाएंगे जैसे ही नए प्रेसिडेंट बन गए। तो
ये नए प्रेसिडेंट बने तो वो 5 साल के लिए बने उस डेट से। ये डिफरेंस है थोड़ा सा। तो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट को तो मैक्सिमम कितना, सिर्फ 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट का ऑफिस मिल सकता है, लेकिन यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट को तो हम रिमाइंडर ऑफ द टर्म दे रहे हैं। वो हो सकता है 6 महीने से कम भी हो सकता है 3 साल हो, तो वो 3 साल एज अ प्रेसिडेंट रहेंगे। तो ये डिफरेंस है। तो यही एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा न्यूएंसेस नहीं है समझने के। ये बहुत फैक्चुअल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। आप बुक में भी देखोगे तो 2-4 पेज में ही ये चैप्टर दिया हुआ है, तो एक बार इसको कर लेना। अगला चैप्टर हम करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड उसी में हम थोड़ा सा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जान लेंगे। वो भी बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा। और उसके बाद हम शुरू करेंगे सबसे बड़ा चैप्टर जो है पार्लियामेंट, यानी नेक्स्ट के नेक्स्ट क्लास में। और उसमें मेरे ख्याल से 2 या 3 क्लासेस लग जाएंगी। वो भी फैक्चुअल सा ही चैप्टर है, आसान चैप्टर है, बट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो यही है, तो ये वाला क्लास यहीं एंड करते हैं, ठीक है। आप रिवाइज करते रहो सारी चीज़ें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।